सर, हाउ टू अट्रैक्ट मनी जीवन में दो ही मोटिवेशन है, पैसा कमाने की या जीवन को खूबसूरत बनाने की। टर्म है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। मैं कई बार कहता हूँ कि अंग्रेजी जानता है क्या यूनिवर्स, या उर्दू जानता है? इसकी भाषा अलग है। कि भाषा क्या है? ये तो वही वाली बात है कि आप रह रहे हैं 2 BHK में और कह रहे हैं आई एम लिविंग इन अंतिलिया, आई एम लिविंग इन अंतिलिया। आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ये तो मैनिफेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है आज। यही तो गड़बड़ हो रही है सर। फिर वही वाली बात है, ये गलत है। लेकिन सर मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे। मैं आपको ग्रेटिट्यूड का मीनिंग समझा दूं सर, सब लोगों को समझ में आ जाएगा। सर हमारे देश के लोगों को बेहद गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है एक वर्ड से, जिसका नाम है विजन बोर्ड। पागल बनाया गया हमें। बात या तो मैं प्रैक्टिकल करूंगा, घाट घाट का पानी पिया, बिस्लेरी अलग से, बाबा के पास सारी चीजें हैं। नोसिस होता कैसे है? इस समय एक सेंटेंस बोलो, ठीक है ना, जिसमें आप मना कर ही नहीं सकते, आप यही करते रहेंगे। क्या नजर लगती है? तो याद रखिएगा, माइंड और बॉडी तो कभी बीमार पड़ना ही नहीं। आपकी बॉडी बीमार पड़ना नहीं जानती। सपने क्यों आते हैं? कितनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। ये डायलॉग सबने सुना होगा, शाहरुख खान का। लेकिन इसके पीछे की साइंस क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मैनिफेस्टेशन क्या है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो आज हमारे पास इस फील्ड के चैंपियन हैं, जी हाँ चैंपियन हैं, जो हमें यह बताएंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, क्या सीक्रेट है इसके पीछे, कैसे सक्सेसफुल होना है। तो आइए मिलते हैं हमारे गेस्ट से आज। राम जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस टॉक। कितने बढ़िया। बहुत ही बढ़िया सर। हमेशा मैं लोगों से यही कहता हूं कि जब भी लोग पूछते हैं वर्मा जी कैसे हैं, मैं तो यही कहता हूं आई एम आइदर गुड और बेटर। सर आप एनएलपी पे काम करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और एनएलपी 2.0 भी आप लेकर आ गए हैं, बहुत सारी चीजें। पहले तो ये बताइए कि ये इतना सारा जो साम्राज्य आपने बनाया है लोगों के लिए, इसके पीछे की साइंस क्या है? इसके पीछे की साइंस का मुझे भी ज़्यादा नहीं मालूम है, लेकिन ये कि कई बार एक कारण मिल जाता है जीवन में, जिसको आप उद्देश्य कहते हैं या पर्पज ऑफ लाइफ या मिशन कहते हैं। शायद वो मिशन इतना गहरा इनग्रेन्ड हो गया है, यानी कि माइंड में पड़ गया है कि मैं उसी के साथ जीता हूँ, उसी के साथ रहता हूँ, उसी के साथ सोता खाता हूँ। और वो मिशन ये है कि आई वांट टू ग्रो मोर एंड मोर एवरी डे थ्रू माई नॉलेज, थ्रू माई हेल्थ, थ्रू माई फ्रेंडशिप्स विद द पीपल, और आई वांट टू कंट्रीब्यूट, और मैं उसे कंट्रीब्यूट भी करना चाहता हूँ। और मेरे मेंटोर ने सिर्फ यही बताया था कि सिर्फ दो ही पर्पज़ है जीवन में, लाइफ, जब आप यहाँ पर आते हैं, और वो ये है कि आप हमेशा ग्रो करें और कंट्रीब्यूट करें हर एरिया में। सर आपने कितना मैनिफेस्ट किया था कि आप ये सब कर पाए कि आपने खुद ही कोर्सेज डिजाइन कर दिए? ये सब कोर्सेज मेरे ही डिज़ाइन किए हुए हैं। इवन एनएलपी को भी जो आज इंडिया में लोग पढ़ा रहे हैं, उसमें से मैं कह सकता हूँ कि 98% लोग हैं वो हाँ। उसी तरह से शुरू करते हैं जो मैं शुरू करता हूँ, या जिस तरह से मैं एक एक टॉपिक को लेता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने ही ये कमांड्स जो एनएलपी की हैं, ये एक्सरसाइज हैं, इनको एक प्रैक्टिकल वे में ढाला है। उनकी कमांड की जो स्टोरी या स्क्रिप्ट लिखी जाती है, वो मेरी सारी लिखी जाती है। कैसे उसको देना होता है, कैसे किसी आदमी के माइंड के ऊपर काम करना होता है, ये शुरुआत मैंने ही की थी। और मैं ये कह सकता हूँ कि 93 में एनएलपी को कोई नहीं जानता था, तब मैंने एनएलपी से अपने आप को ठीक किया था। सर ठीक करना और उसके अलावा बहुत सारी चीजें जिंदगी से जुड़ी हुई, क्या हर चीज पॉसिबल हो सकती है मैनिफेस्टेशन से? मैनिफेस्टेशन और सबसे पहले आते हैं हेल्थ। हाँ, कितना परसेंट? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप बीमार या हेल्थ की बात करते हैं, बीमारी की या हेल्थ की, दोनों ये एक दूसरे के साथ ही जुड़ी हुई हैं। तो हमारी जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी आप कह सकते हैं, सिवाय एक्सीडेंट को छोड़कर, और उस एक्सीडेंट में भी अब तो ये तय हो गया कि वो एक्सीडेंट भी एक्सीडेंट नहीं है, उसमें भी आपका एक पेट का बैक्टीरिया आपके माइंड को हैक करता है एक्सीडेंट या आत्महत्या करने के लिए। मैं उसकी बात बाद में करूँगा अगर इस सवाल को आप पूछेंगे तो। जहाँ तक बीमारी का सवाल है, चाहे वो आपकी ऑटो इम्यून डिजीज़ हो, एलर्जीज़ हो, या फिर आपकी क्या आप कह सकते हैं कि बैक्टीरियासाइडल है, तो आपके इसमें जो खाने का, जिसको आप लाइफ़स्टाइल कहते हैं, इसमें से आपके खाने का 5 से 7% रोल है। लेकिन उसमें अगर मैं कहूँ कि 95 टू 93% रोल आपके माइंड का है। और माइंड जो इन्फॉर्मेशन आपकी बॉडी को दे रहा है, आपकी किडनी को दे रहा है, आपके पेट को दे रहा है, आपके हार्ट को दे रहा है, आपके लंग्स को दे रहा है, आपकी स्प्लीन को दे रहा है, आपके लीवर को दे रहा है, वो वेगस नर्व के द्वारा दे रहा है।
तो आप अगर पूरी तरह से बीमारी को 3 जगह तोड़ लें तो काफ़ी रहेगा। पहली बात है कि आप माइंड से शांत हो जाएँ, यानी कि माइंड आपका रेस्ट में होना चाहिए। तब जब माइंड रेस्ट में होता है तभी आपका दूसरा पार्ट चलता है जिसको आप पेट कहते हैं, वो डाइजेस्ट यानी कि वो अपनी चीज़ों को ठीक कर रहा है। यहाँ पर आपको ये भी समझना होगा कि माइंड से ठीक करने के लिए लोग इसे बहुत कैज़ुअली लेते हैं। आपके जब आप पैदा हुए थे जब तब आपके पास 86 बिलियन ब्रेन सेल्स आपको दी गई थी और ये ब्रेन सेल्स यूँ समझिए कि इसमें से कुछ एक पार्ट आपके ऑटोमेटिक मोड में चलता है कि भाई आपकी हड्डियाँ कैसी होंगी, आपका कलर क्या होगा, नाक माँ जी पे जाएगी कि नाना जी पे जाएगी, आँखें चाचा पे जाएँगी कि मामा पे जाएँगी, ये सब चीज़ें 1% है। बाकी जो आपका पूरा का पूरा 86 बिलियन न्यूरॉन्स या ब्रेन सेल्स है वो तो खाली पड़ी हैं। उस ड्राइव की तरह जैसे हमें सी ड्राइव मिलती है कंप्यूटर में, फिर ई और एफ भी हो जाती है। तो यूँ समझिए कि जब आप पैदा होते हैं तो आपके पास 86 बिलियन ब्रेन सेल होती है और एक ब्रेन सेल की जो कैपेसिटी है वो 82 जीबी बताते हैं। इतनी बड़ी मेमोरी के साथ आप पैदा होते हैं। अब यहाँ पर बात ध्यान से सुनिएगा। पैदा होते ही आपके जीवन में इश्यूज़ यानी कि घटनाएँ चलनी शुरू हो जाती हैं। एजेंडाज़ बनने शुरू हो जाते हैं। कोई प्यार करता है, कोई गाली देता है। कभी आपसे ए ठीक नहीं लिखा गया, कभी बी ठीक नहीं लिखा गया और आपको नई पहचान दे दी गई। कभी आपको डरावने सपने कभी आपको अंधेरे का डर लगता है, तो कभी आपको भूतों का डर लगता है। कभी आपको कोई धमकाता है, कभी आपका ब्रेकअप होता है, कभी फेल्योर मिलता है, कभी अब्यूज़ होती है, किसी का अनवांटेड टच हमारी बॉडी पर आता है और वहाँ से ये जो न्यूरॉन है, ये भरने लगते हैं, जिसको आप मेमोरी कहते हैं। अब ये जो मेमोरी है, ये खाली नहीं बैठती। ये आपकी बॉडी के साथ इमीडिएटली अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। जो भी थॉट आपके पास होता है, इस समय भी मैं अगर आपसे कहूँ कि किसी भी अच्छी घटना को सोचो तो आपकी फीलिंग अच्छी होगी। लेकिन अगर मैं ये कह दूँ कि इमेजिन करो कि घर के बाहर एक कोबरा घूम रहा है और वहीं हमारा फैमिली का मेंबर है, तो ये सोचकर ही हमारे अंदर डर पैदा हो जाता है। अगर मैं कहूँ कि फ़ेवरेट खाने के बारे में सोचो तो आपके मुँह में पानी आना शुरू हो गया है, जबकि यहाँ खाना भी नहीं है। इसका मतलब हर एक थॉट हमारे बॉडी पर ग्लैंड्स के थ्रू या ग्रंथियों के थ्रू आता है। अब खुद सोचिए कि अगर आपके पास 20 साल पुराना कोई मसला पड़ा है, आप ये कहते हैं वो तो मैं भूल गया हूँ, तुम कौन हो भूलने वाले? जब तुम्हें पता ही नहीं है कि 86 बिलियन कमरे कहाँ थे, किसका ताला कहाँ है, वो तो वहाँ पर इश्यू चल रहा है। इसी को हम अनफिनिश्ड एजेंडा कहते हैं और ये एजेंडा आपकी लाइफ में चल रहा है। 20 साल पहले मान लेते हैं किसी ने मुझे थप्पड़ मारा है, किसी ने मुझे गाली दी है, किसी ने मुझे अब्यूज़ किया। जैसे ही वो घटना घटती है या किसी और के साथ भी घटती है, मेरा माइंड एकदम से उसे याद कर लेगा। वो आदमी मेरे सामने से गुज़र जाए या उसका कोई ज़िक्र कर दे या वो चुपचाप मैं सो रहा हूँ तब भी उसका ख़्याल आ जाए, तो मेरी बॉडी उसी तरह से रिएक्ट कर रही है। वही नेगेटिव न्यूरोट्रांसमीटर या केमिकल्स मेरी बॉडी में चल रहे हैं। तो कौन कहता है कि आपका पास्ट चला गया है? वो तो हमेशा आपके साथ घूम रहा है। इसलिए वो बीमारी बीमारी करता है क्योंकि हमारा जो थॉट है ना सर, वो बेसिकली हमारा थॉट जो है इलेक्ट्रिक इम्पल्स की तरह है। वो एकदम से मेरी क्राउन चक्र को, जिसको आप हाइपोथैलेमस कहते हैं, उसे वो परेशान करेगा और वो एकदम से बॉडी को फाइट एंड फ्लाइट मोड में डाल देगा और फाइट फ्लाइट मोड में आपके जो बेसिक गुड केमिकल निकलने थे वो बंद हो जाते हैं। जो बैड केमिकल्स हैं या स्ट्रेस केमिकल हैं, बैड भी नहीं कहूँगा, कोर्टिसोल है, एड्रेनलिन है और दूसरे हैं, वो एकदम से ऑन हो जाएंगे। आपका इंटरनल अर्थक्वेक शुरू हो गया। सही बात तो यह है कि आम आदमी आज 21st सेंचुरी में हमारे यंग लड़के लड़कियां जी रहे हैं, कपल्स जी रहे हैं, बिजनेसमैन जी रहे हैं। रोज़ाना अनसर्टेनिटी आ रही है, रोज़ाना उनको अपने नए गोल्स बनाने पड़ रहे हैं, रोज़ाना उनके अंदर के उनके सामने कोई ना कोई ऐसी इवेंट आ जाती है। तो वो तो अर्थक्वेक चल रहा है, वो रेस्ट में ही कहाँ है? ये प्रॉब्लम बेसिकली जब आप उस रेस्ट में नहीं है तो ये आपको बीमारी पैदा करता है। एक समय के बाद आपकी बॉडी आपको सिग्नल देती है, एंग्जायटी जिसे कहते हैं, आपको नींद नहीं आती, माथा फटता है, कई बार यहाँ घुटन रहती है, कई बार ऐसे-ऐसे करते हैं, कभी आपके हाथ-पैर हिलते हैं। और उसके बाद जब आपकी एंग्जायटी बढ़ती रहती है तो ये एंग्जायटी बदल जाती है आपके किसी एडिक्शन या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में, कि अचानक एक तरह से आप बिहेव करने लगते हैं, आपको गुस्सा आने लगता है। ओसीडी जिसको कहते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कि आप एंग्जायटी के एक लेवल पर पहुंचे कि आपको अचानक आप गए वॉश बेसिन पर और आप पता चला 2 घंटे तक हाथ ही धो रहे हैं, 1 घंटे तक नहा रहे हैं, 2 घंटे तक नहा रहे हैं, एक बात को कह रहे तो कह ही रहे हैं, एक थॉट आ गया रात भर चल रहा है, उस निगेटिव थिंकिंग खत्म ही नहीं हो रही है, ताला चेक कर रहे हैं तो 50 बार चेक कर रहे हैं, पता ही नहीं है क्या कर रहा हूँ मैं, क्या नहीं कर रहा हूँ। ये हमारे यंग लड़के लड़कियों में खूब आता जा रहा है। वो इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ भैया, तुम्हारे पास पेनफुल मेमोरी पड़ी है, ब्रेकअप पड़े हैं, आपके पास अनसर्टेनिटी पड़ी पास्ट में, वो घटनाएँ ज्यों की त्यों पड़ी हुई हैं और जिसके रिज़ल्ट आपको सामने दिखाई दे रहे हैं।
और यही अगर यहाँ पर भी आप इसको रिज़ॉल्व नहीं करते, तो एक दिन आपकी सेल, आपका डीएनए वो एकदम से आप घुटने टेक देता है, जिसका नाम डिज़ीज़ है। और डिज़ीज़ चाहे वो एक्स हो या वाई हो या जेड हो, एक ही है। सर अब किसी को अपने आप को ठीक करना है, तो वो एनएलपी से कैसे मदद ले सकता है या क्या-क्या करे वो ऐसा, जिससे वो ठीक हो जाए? या तो वो आपके पास आएँ या क्या ऐसा कुछ है कि वो सेल्फ कर सकते हैं या कोर्स करना ज़रूरी है? तो उसके बारे में थोड़ा कुछ प्लीज़ बताइए। देखिए, सिंपल सी बात है, हर आदमी को अपने आप ही कोशिश करनी पड़ेगी। मैं भी तो लोगों को यही कहता हूँ कि करना तो तुम्हें ही है, मैं तो एक टेक्निक बता सकता हूँ। लेकिन आपको 4-5 चीज़ें हर आदमी को करनी चाहिए। हुँ। मैं 33 सालों से अपनी लाइफ़ को डिज़ीज़ फ्री जी रहा हूँ और 33 साल की उम्र तक मेरे पास बीमारियाँ ही बीमारियाँ थी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप 4-5 चीज़ें कर लें, पह जो माइंड के लेवल पर है, और 2-4 चीज़ें पेट के लेवल पर कर लें, तो आप कभी ना तो आपको समय से पहले बुढ़ापा आएगा, ना ही ये अनवांटेड बीमारी आएँगी जिनका नाम आप कुछ भी रख देते हैं, लाइफ़स्टाइल और ना लाइफ़ नॉन स्टाइल व्हाटएवर इट इज़। पहली चीज़ है कि आपके पास जो भी पास्ट की पेनफुल मेमोरी पड़ी हैं, उन्हें या तो हिप्नोसिस के द्वारा या न्यूरोप्लास्टिसिटी टेक्निक है, या एनएलपी, दोनों एक ही बात है, या फिर आप किसी मेडिटेशन से का सा वजह से आप डीपली उस मेमोरी के पास जाएँ, जहाँ पर वो घटना घटी है, जहाँ पर वो ट्रॉमा घटा है, और उस ट्रॉमा को वहाँ से इरेज़ करके आएँ। यहाँ पर आम आदमी को ये पता होना चाहिए कि ये हो सकता है, उन्हें ये बताया जाता है कि ये कई बार होता ही नहीं। आप अपने पास्ट को डिलीट नहीं कर सकते। भई आप अपने पास्ट को डिलीट नहीं कर सकते, पर डिसएम्पावर कर सकते हैं। सही बात तो ये है कि पास्ट की कई चीज़ें डिलीट हो चुकी हैं। आप चौथी क्लास में कौन-कौन फ्रेंड थे आपके, आप सब भूल चुके हैं कई बार। बहुत सारी घटनाओं को हम डिलीट कर चुके हैं, तो हो जाता है। तो पहली चीज़ है जो सबसे ज़्यादा नुकसान करती है, वो ये है कि आप अपनी पास्ट पेनफुल मेमोरी के साथ ज़रूर जी रहे हैं, अगर आप बीमार हैं। पहली चीज़ ये है। दूसरी बात ये है कि आपके पास कई बार एंग्ज़ायटी ऑफ फ्यूचर है, मेरा फ्यूचर क्या होगा? जब भी आप जीवन में अपने फ्यूचर को अनसर्टेन या डाउटफुल देखने लगते हैं, उसी टाइम आपका जो माइंड एक चीज़ को उठा लेता है कि ये फ्यूचर वर्थ लिविंग नहीं है, और वो आपको बीमार कर देता है। मैं आपको एक चौंकाने वाला तथ्य बता रहा हूँ। जिन लोगों के स्पाउस की डेथ हो जाती है, ऐसे लोगों में से ना 78% से ज़्यादा लोग ऐसे पाए गए हैं जिनको कैंसर हुआ है। क्योंकि उनके बाद उन्होंने ये देख लिया कि अब मेरे पास जीने के लिए कोई फ्यूचर नहीं है। सर इस पे एक मेरे को बात ध्यान आई। आई नो समवन उनकी मदर की डेथ हुई और उसके 1 साल बाद एग्ज़ैक्ट उनके फादर की डेथ हो गई। अब उसका कहना ये है कि ये बट नेचुरल है, विदाउट अ वाइफ इट्स डिफिकल्ट फॉर अ हस्बैंड टू स्टे अलाइव। तो 1 साल बाद डेथ तो ये रीज़न हो सकता है जो आप बोल रहे हैं? इसके बिल्कुल यही है, और इसको और गहराई तक समझने के लिए वो ये होगा कि जब भी हमारी लाइफ से कोई भी सिग्निफिकेंट आदमी जाता है, जब भी कोई हमारी लाइफ से सिग्निफिकेंट आदमी जाता है जिसके साथ हमारा एक मीनिंग था जुड़ने का, अगर वो चला जाता है तो समझ लीजिए अपनी ही सेल्फ इमेज चली जाती है। यानी कि अपना ही ऐसा लगेगा कि अपनी खुद की इमेज जो है वो कट कर चली गई है, और उसके लिए दुनिया वही रहेगी, लेकिन उसके पास मीनिंग नहीं रह जीने जीने का। अ, यहाँ पर मैं लोगों से हमेशा कहता हूँ, जब भी आपके जीवन से पिता माता जाएं, भले उनकी उम्र कितनी भी हो, ठीक है ना, या कोई आपके परिवार का सदस्य जाए, तो इमीडिएटली एनएलपी से अपनी सेल्फ इमेज पर काम करो। अपनी सेल्फ इमेज को दोबारा बनाओ, क्योंकि जब भी कोई प्रोमिनेंट आदमी हमारी लाइफ से जाता है, चाहे वो ब्रेकअप पे जाए, चाहे वो मौत की वजह से जाए, चाहे वो किसी और रीज़न की वजह से जाए, इमीडिएटली आपके अंदर एक अनवर्दीनेस आ जाती है कि मैं अब क्या करूँगा जीकर। ये अनवर्दीनेस कारण है उन बीमारियों का जो जो कभी लाइलाज हो जाती है हमारे लिए, उनमें से कैंसर एक है। तो 78% से ज़्यादा लोगों को ये देखा गया कि जिन लोगों ने ये मान लिया कि अब मैं जीकर क्या करूँगा, उनके माइंड ने एक रिस्पॉन्स दिया कि जब आपके पास जीने का कोई मीनिंग ही नहीं है, तो फिर चलो बीमारी कर देते हैं, और ऐसी बीमारी जिसमें जीना ही नहीं है आपको। तो याद रखिएगा, जीवन में अगर आपको खूबसूरत बनना है, आई मीन हेल्दी बनना है, जो आपका सवाल है, तो पहला है कि पेनफुल मेमोरी हटाएँ, दूसरा अपने फ्यूचर को हमेशा ब्राइट देखें, अपने सामने गोल्डन हाईवे को बनाएँ, और उस गोल्डन हाईवे पर आप इमेजिन करें कि आपको बहुत सारे खूबसूरत इनाम मिल रहे हैं, वहाँ पर आप अपनी लाइफ को जी रहे हैं, अच्छे-अच्छे इवेंट को वहाँ क्रिएट करें और करते रहें। तीसरी चीज़ यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप अपनी सेल्फ इमेज के ऊपर काम करें। हमारी 6 साल की उम्र तक 6 इमेज को खराब कर दिया जाता है। कई बार हमें टीचर कह देती है तुमसे ऐसा नहीं हुआ। मैं और आप 100% पैदा हुए थे यूनिवर्स से, लेकिन टीचर ने हमें 60% बना दिया, 80% बना दिया। ये उससे भी मज़ाक की नीचे ले बात जाते हैं नहीं कई है। बार तो। छोटी-सी बात है, लेकिन कितनी गहरी बात गहरी है। बात है। अब पानी गिर गया मुझसे, पेरेंट्स ने कह दिया तुम अच्छे बच्चे नहीं हो, तुमने ये काम नहीं करा, तुम गंदे बच्चे हो, तुम ये क काम कर लिया, तुम गंदे बच्चे हो। और उसके बाद हम बड़े होते हैं, फिर पार्टनर्स मिलते हैं।
तुमने ये नहीं काम किया, आज मेरा फ़ोन नहीं उठाया, तुम इर्रेस्पॉन्सिबल हो। और एक ऐसी ब्रांडिंग हो जाती है कि हमें पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरी सेल्फ इमेज क्या है। मैं आपको एक चीज़, छोटी-सी चीज़ बताता हूँ, बड़े मज़ेदार है। 6 साल की उम्र तक साइकोलॉजी कहती है कि हम अपनी सेल्फ इमेज को खो देते हैं, और जब वो खो जाती है ना, उस सेल्फ इमेज को फिर हम अपनी ईगो यानी कि अहम से पूरा करते हैं। फिर हम पोजेशन से पूरा करते हैं। देखो मेरे पास कितनी बड़ी बाइक है, क्योंकि उसके पास छुपाने के लिए बेकार की इमेज है, दिखाने के लिए उसके पास पोजेशन है। देखो मेरे पास कितनी बढ़िया बाइक है, बढ़िया मेरे पास कार है, मेरे पास देखो कितनी गर्लफ्रेंड है, मेरे पास देखो कितने बॉयफ्रेंड है, ठीक है ना? मेरे पास देखो ये कितना बड़ा मैं ही मैन बन गया हूँ। या समझ लीजिएगा कि वो लोग हैं, कई बार द बिगर द ज्वेलरी, स्मॉलर द सेल्फ इमेज बिगर द ज्वेलरी। कई बार वो अपनी उस सेल्फ इमेज को बचाने की कोशिश करता है जिसको वो दिखाना नहीं चाहता। सर ये जो इंस्टाग्राम पे आजकल लोग अपनी छोटे-छोटे बच्चों से लेके बड़े लोगों तक, हर जगह की फ़ोटो पोस्ट करना जिसको हम नकली लाइफ़ कहना शुरू कर चुके हैं। तो क्या ये वहाँ से रिलेट कर सकते हैं इसको हम? पूरी तरह से कर सकते हैं इसको, और रिलेट करने के लिए मैं आपको एक स्टोरी शेयर कर देता हूँ। मैं कई बार कई जगह पर करता हूँ। वो स्टोरी मेरे दिल के करीब है, करीब-करीब हर जगह जहाँ पर भी मैं बात करता हूँ, ये टॉक्स देता हूँ, तो एक चीज़ को हमेशा कहता हूँ। ये कहानी है एक एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं 20th सेंचुरी में ही, उनका नाम है खलील जिब्रान। कभी डालोगे तो आप उनकी राइटिंग को बहुत लाइक करोगे। तो उन्होंने एक छोटी-सी कहानी लिखी है, 4 लाइन की कहानी है बस। उसमें 2 कैरेक्टर हैं, एक आदमी है और एक स्केयरक्रो है जो खेत में हमारे किसान लगा देते हैं। हुँ, पुतला जिसको कहते हैं, घड़ा सा टाँग कर, काला मुँह जी। करके, और ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एक काल्पनिक संवाद है और ये बहुत मज़ा आएगा आपको। तो एक आदमी खेतों से जा रहा है, उसको वो स्केयरक्रो मिलता है। वो ऐसे लटका, ऐसे ही टंगा हुआ है एक लकड़ी लाठी पर। तो आदमी कहता है कि तुम कौन हो? तो वो कहता है मैं स्केयरक्रो हूँ, पुतला हूँ। वो कहता है तुम क्या करते हो? आदमी पूछता है तुम क्या करते हो? वो कहता है मैं लोगों को डराता हूँ। आदमी बड़ा चौंक जाता है, खुश होता है, कहता है मैं भी यही करना चाहता हूँ। स्केयरक्रो कहता है कि अगर तुम इंसान हो तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो पूछता है क्यों? स्केयरक्रो कहता है उसके लिए पहले अंदर से खोखला होना पड़ता है। जीवन में कई बार हम लोगों को सिर्फ इम्प्रेस या डराने के लिए हम अपनी पावर को शो करते हैं। जब भी आप अंदर से भरे हुए हैं, कंटेंट हैं, तो आपको इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। याद रखिएगा, जब भी हमारी अपनी सेल्फ इमेज छोटी होगी तो कई बार उसे हमें बड़ा करने के लिए दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा। जब भी आप अपनी हेल्थ को ठीक करें, अपनी बड़ी बीमारी को ठीक करें, तो याद रखिएगा आप अपनी सेल्फ इमेज को पूरा करें। और 2-3 चीज़ें और मैं बताऊँगा, जो मैं अपने कुछ खास लोगों को जब काउंसलिंग देता हूँ, उनको बताता हूँ। लेकिन आज आपके पूछने का तरीका या इस समय शायद किसी आदमी ने इन मोमेंट्स को मैनिफेस्ट किया है। अगर आप अकेलेपन के शिकार हैं और आप लोगों से नहीं जुड़ रहे हैं क्योंकि आपने 2-4 धोखे खा लिए हैं, या आपको लगता है कि लोग मेरा गलत फ़ायदा उठाएँगे, और आप एक अकेलेपन में जी रहे हैं और दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि नहीं, नहीं मैं अकेला नहीं हूँ या मैं अकेली नहीं हूँ। इसे हम डिफेंसिव ओप्रेसर कहते हैं। डिफेंसिव ओप्रेसर का मतलब है कि आप एक रियल प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, पर दुनिया को एक फेक दे रहे हैं। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, कई बार आपका माइंड आपके इस अकेलेपन को रियलाइज़ करता है और वो आपको एक वो देता है जीवन भर चलने वाली बीमारी, और वो कहता है चलो मैं तुम्हें एक जीवन भर के लिए एक साथी दे देता हूँ, और वो बीमारी आप अट्रैक्ट कर लेते हैं। इसे मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज़ कहते हैं। दूसरा बताता हूँ, कई बार कई बार आपके पास ऐसा लग रहा है कि मैं पूरी तरह से फँस चुका हूँ इस जीवन में, रिश्ते में या किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में, और निकल नहीं पा रहा हूँ। एक बार कोशिश करते हैं, फिर आप पड़ जाते हैं, फिर कोशिश करते हैं, फिर फँस जाते हैं, फिर कोशिश करते हैं, फिर आपको ऐसा ही लगता है, और अब आदमी को ये लगता है कि यार आई नीड अ रेस्क्यूअर, मुझे कोई ना कोई, अब मुझे कोई बचाने वाला मिल जाए। और उस समय आपको अपना फ्यूचर नहीं दिखाई देता। याद रखिएगा, उस समय आपके पास एक एक थॉट आता है, माइंड इस चीज़ को पढ़ लेता है और वो कहता है चलो मेरे पास अभी एक रेस्क्यूअर बाकी है, और वो है आत्महत्या। और आत्महत्या का मतलब ये नहीं कि मैं 25वीं मंजिल से नीचे छलांग लगाऊं। इसका मतलब ये है कि मुझे एक ऐसी बीमारी आ जाए जो मेरा वो रेस्क्यूअर बनने का काम करे। तो अधिकांश लोगों के पास बीमारियां या तो अकेलेपन को दूर करने के लिए साथी के रूप में आ चुकी हैं, या फिर वो रेस्क्यूअर। तीसरी बात बताता हूँ, कई बार आपने देखा होगा कि आपने कुछ बच्चों को देखा होगा कि वो एग्ज़ाम के टाइम पर
उनको पेट दर्द हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, उल्टी लगेगी और वो पेपर छूटेगा या वो अपना बेस्ट नहीं कर पाएँगे। कई बार आप बहुत सारे लोगों को सुनेंगे, यार मैं आईआईटी में चला जाता, लेकिन उस दिन मेरा ना पेपर खराब हो गया था, मुझे दर्द हो गया था। मैं उस दिन आई मीन नीट की एग्ज़ाम दे लेता, पर उस दिन मुझे बुखार आ गया था। पता है आपका ये कारण नहीं है। कारण बिल्कुल इसका उल्टा है। सबकॉन्शियस माइंड की इस कला को समझिएगा और ये आपके बहुत सारे कोलीग या आपका स्टाफ में मिलेगा ये। जीवन में याद रखिएगा, जब आपका ये था कि एग्ज़ाम मुझे देना है और आपका सबकॉन्शियस जानता है कि तुम इसके लिए तैयार नहीं हो। तो सबकॉन्शियस माइंड आपके संस्कारों को देखते हुए आपको एक फेस सेविंग सिचुएशन देता है कि चलो तुम अपने चेहरे को बचा लो, अपनी इज्जत बचा लो, मैं ये बीमारी कर देता हूँ। मैं एक आदमी को अभी बात कर रहा था, कराची के रहने वाले हैं, वो इस पॉडकास्ट को सुनेंगे मुझे मालूम है, अभी 3 दिन पहले की बात है, परसों या तरसों की। ही इज़ लूजिंग हिज आईज़ वेरी फास्ट। मैंने कहा कि कोई ऐसी बात तो नहीं है कि आपकी लाइफ में ऐसी कोई घटना घट रही है जिसे आप देखना नहीं चाहते? एंड सडनली उसने कहा, सर मैं इस समय उछल रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरे पिताजी 90 साल के हैं, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। मैंने कहा, पता है ये आँखें उन्हें देखना नहीं चाहती अब, क्योंकि वहाँ पर आपको शर्मिंदगी आ रही है। तो उनकी आईसाइट जा रही है इस वजह से? आइस तेज़ी से जा रही है। अभी एक आई साइट का तो मैं भी सऊदी अरेबिया के एक आदमी को काउंसलिंग देकर आया हूँ दुबई में, अभी 3 महीने पहले, यानी कि 4 महीने पहले समझिए, 23 ऑफ जुलाई को वहीं पर था। मैंने कहा, आपको पता है ये बीमारी क्यों आई है आपके पास? ये आँखें क्यों खराब हो रही है? और डॉक्टर कह रहा है इसमें कोई खराबी नहीं है। यू हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 12 लाख रुपीज़, 12 लाख, और उसमें भी दोस्तों से लेकर। इसका मैं बताता हूँ, याद रखिएगा, अब आप ये कह सकते हैं दुनिया को, देखो मेरी आँखें खराब हो रही है, वरना मैं भी पिताजी के लिए कुछ कर लेता। मैंने कहा, इस बीमारी का बहाना छोड़ो, खड़े हो जाओ बाहर, निकलो बाहर, जो भी आपसे होता है उसे करो, एक्सप्रेस करो अपने आप को, कुछ भी करो, कितना भी छोटा काम, बड़ा काम, कुछ नहीं होता, शुरुआत करो। और आज अपने अंदर से भाव लो ये, आप अपनी बीमारियों को अपना फेस सेविंग बना रहे हो, ये कभी नहीं जाएगी आपकी लाइफ से। याद रखिएगा, ऐसी-ऐसी चीज़ें बड़ी बहुत कॉमन है सर। मैं अभी सऊदी अरेबिया के एक आदमी से मेरे फेसबुक पर पढ़ा है, मैं उसको लिटाया हुआ है, ठीक है ना? रेडिसन ब्लू होटल में हम रुके, वो अपनी सिस्टर को लेकर आए। इतने में, यानी कि 35 साल की उम्र में उसकी 6/6 विज़न है। 36 साल की उम्र में वो अंधा हो चुका है। अंधा एज़ इन बिल्कुल ब्लाइंड? बिल्कुल ब्लाइंड, उसको इवन मैं उसको कई बार उनकी सिस्टर नहीं आती थी, तो मैं उनको उनके कमरे तक छोड़ के आता था ऐसे बिल्कुल। यू कैन आई मीन इट इज़ लाइंग ऑन माय फेसबुक। जुलाई में वो लाइव डाल रखे थे मैंने तो उनकी परमिशन लेकर। मैंने एक ही सवाल पूछा, आपके माइंड और बॉडी ने डिसीज़न क्यों लिया? 35 साल तक आप ठीक हैं। 35 साल तक आप बिल्कुल ठीक हैं। अचानक आपके माइंड और बॉडी ने ये डिसीज़न क्यों लिया कि वेट बढ़ा लें? एक उम्र तक आप बिल्कुल ठीक हैं। अचानक आज ये क्यों डिसीज़न लिया माइंड ने और बॉडी ने कि हमें ये बीमारी हो जाए, ऑटो इम्यून हो जाए, कैंसर हो जाए? कभी सोचा आपने? उस समय तक सब कुछ ठीक चला। सोच के देखिएगा, मेरी और आपकी फैमिली है। सब कुछ आपके फैमिली में ठीक चल रहा है। एक दिन अचानक आपका छोटा भाई उठता है और वो आता है कि मेरी बात सुनो, मैं तो अलग हो रहा हूँ, मेरा कमरा अलग करो और मेरा बिज़नेस अलग करो और मैं तो गाड़ी भी ले रहा हूँ और मैं उस जो मकान बना रहा हूँ उसका भी आधा है, मैं दीवार खींचूँगा। हो गया ना खराब सारा का सारा? लेकिन कभी आपने सोचा वो ऐसा क्यों कर रहा है? कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना? उसके पास कोई ना कोई एजेंडा, कोई ना कोई अनवांटेड परेशानी पड़ी है ना? याद रखिएगा, द सेम इज़ लाइंग विद यू। मैं लोगों से कह रहा हूँ, इस समय जितने भी लोग सुन रहे हैं, अगर आपको बीमारी आई है, उस समय आप चले जाओ जब ये बीमारी शुरू हो रही है 1-2 साल पहले तक, और सडनली आप पाएँगे कि आप फँसे हुए हैं, आप एंग्ज़ायटी से जी रहे हैं, आपका मीनिंग खत्म हो रहा है जीने का, आप किसी रिश्ते में फँस चुके हैं, आप किसी परेशानी में फँसे हुए हैं। ऐसे ही नहीं आता, याद रखिएगा, माइंड और बॉडी तो कभी बीमार पड़ना ही नहीं, आपकी बॉडी बीमार पड़ना नहीं जानती। मैंने उस आदमी से अगला सवाल पूछा, आपकी आँखें खराब हो रही हैं, ये सवाल मैं ही पूछ सकता हूँ, क्योंकि मैं उन चीज़ों तक पहुँच चुका हूँ, बियॉन्ड एनएलपी है। मैंने कहा, ऐसा कुछ है क्या जो आपकी आँखें नहीं देखना चाहती थी? कई बार आपने देखा होगा आपके आस-पास, हम उसी एरिया के रहने वाले कह नहीं देते, हे भगवान इसको दे ये घटना देखने से पहले मेरी आँख क्यों नहीं फूट गई? हुँ, बोलते हैं ना? बिल्कुल। भाई साहब, जैसे ही मैंने उनसे पूछा, क्या ऐसी कोई घटना है जिसको आप नहीं देखना चाहते थे पर देखी गई? दैट वाज़ द एक्सीडेंट। पेनफुल है बेहद। यहीं तक डिसीजन आया कि देखनी ना पड़े, आपके माइंड ने आपसे पूछे बगैर ये डिसीजन ले लिया। मैं आपको एक छोटी-सी घटना बताता हूँ अपने मेरे साथ। 2012-13 की बात है ये। अचानक
मेरे एक हाथ में टेनिस एल्बो हो गई, जबकि मैं टेनिस नहीं खेलता। डॉक्टर ने कहा टेनिस एल्बो होगी, कभी बैंड लगाएँ, कभी ये करें, कभी वो करें, कभी मेरी शुगर चेक कराएँ। और एक डॉक्टर ने मुझे कह दिया देखते हुए, माय गॉड! ये तो आप, मैं कहा जी मेरा कपड़ा भी लगता है तो मुझे इतना पेन होता है, मैं तो, ये तो हाथ खराब हो चुका है ऐसा लग रहा है। उसने कहा था कई बार ये दूसरे में भी हो जाता है। भाई साहब ये होती है पावर ऑफ सिग्निफिकेंट आदमी की बात। जैसा बाप कह देता ना कई बार, तेरे से कुछ नहीं होगा, ये कभी नहीं कहना। सिग्निफिकेंट, अगर किसी के लिए आप सिग्निफिकेंट हैं, मत कहिए कोई नेगेटिव बात, वो उसके दिमाग में जाएगी डायरेक्टली। और डॉक्टर मेरे लिए सिग्निफिकेंट होते हैं, हमारे लिए। और उसने कहा कि तुम्हारा दूसरा भी हो सकता है, आप यकीन नहीं करेंगे। मैं, शाम का वक्त था, अगली सुबह मैं जो उठा, मेरा दूसरा भी हाथ बेकार हो गया। मेरी इवन वाइफ हंसने लगी, तुम तो एनएलपी के एक्सपर्ट हो। बात तो ठीक है, लेकिन कई बार अपने ऊपर, मैं अपने मेंटोर से मिला, मैंने कहा साहब ये हालत हो गई है। वो बड़ी जोर से हंसे, कहता है इसकी पॉजिटिव इंटेंशन ढूंढो। और उन्होंने बहुत सारी ऑप्शन दी, और उन्होंने गाइड करते करते उनसे उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें किसी ऐसे आदमी पर गुस्सा आ रहा है जिस, मतलब जो आपके आसपास है? मैंने कहा सर बेहद गुस्सा आ रहा है, एक आदमी ने मेरा समय, मेरा रिसोर्स और मेरा दिमाग खराब कर रखा है, बेहद गुस्सा आ रहा है। उसने कहा कि और मैं आपके मूल्यों को जानता हूं कि आपका कभी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठ सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा दुश्मन है। तुम्हारा हाथ ना उठ जाए, तुम्हारे दिमाग ने तुम्हारे हाथ तोड़ दिए हैं। अरे बाप रे! आप यकीन नहीं करेंगे, मैं इस समय आपके सामने बैठा हुआ हूँ। मैंने उस पर्चे को एक तरफ रख दिया जो पेन किलर थे, और मैंने घर आकर उस इश्यू को रिज़ॉल्व किया। उस आदमी के साथ फ़ॉरगिवनेस की मैंने बहुत सारी टेक्निक लगाई। उसकी इमेज वहाँ लेकर गया जहाँ पर छोटे से बच्चे की इमेज हो जाती है, जहाँ जो गलती करता है पर हम माफ़ कर देते हैं। पचासों बार मैंने उसकी इमेज को छोटा किया, पचासों बार उसकी आवाज़ों को छोटा किया, एंड यू वोंट बिलीव अगले दिन मैं इससे फ्री हो गया था, जबकि उन्होंने कहा था कि ये कई बार ज़िंदगी भर चलता है। दिस इज़ द पावर ऑफ योर नोसि आई मीन प्लेसिबो। प्लेसिबो का मतलब है कि जब आपका 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 ब्रेन किसी मसले को सुलझा ले। मैं एक आदमी को बात कर रहा था कि उसको वो हो गई थी, आई मीन यहाँ पर क्या कहते हैं, कौन-सी वेन हो जाती है इकट्ठी हमारी पिंडलियों में, नाम भूल गया हूँ, वेरिकोवेन्स कहते हैं उसको। वेरिकोज़ वेन। मैंने उसने कहा कि सर सब कुछ ठीक निकल रहा और ये डेवलप हो रही है। मैंने कहा भाई साहब बिना मतलब भाग रहे हो जीवन में, पैर ये कह रहे हैं कि रुक जाओ। और उनकी वाइफ ने कहा कि सर इन्हें मैं कितना समझाती हूँ, तो बिना मतलब इधर-उधर भागता रहता है, हर साल 1 आध करोड़ के नीचे भी आ जाता है, तू शांति से बैठ जा। मैंने कहा यही तुम्हारी मदर कह रही है, यही वाइफ कह रही है, और यही तुम्हारा सबकॉन्शियस भी कह रहा है, पर वो कहे कैसे? उसने तुम्हारे पैरों को खराब करना शुरू कर दिया। तुम आराम से बैठकर अपने मसलों को सुलझा लो, ये ठीक होना शुरू हो जाएगा। सर आपने एक टर्म का इस्तेमाल करा था हिप्नोसिस। हिप्नोसिस क्या एनएलपी में पास्ट लाइफ रिग्रेशन ये भी कनेक्टेड है क्या? देखिए, मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में कुछ ज़्यादा न मैंने पढ़ना चाहा है, न मैंने पढ़ा है, पर मैं एक बात मानता हूँ, इसी जन्म की जो परेशानियाँ हैं, उनको ठीक कर लो, जो आपके सबकॉन्शियस में मेमोरी के रूप में पड़ी हैं। हिप्नोसिस के द्वारा आप तेज़ी से ट्रांस में चले जाते हैं और आपका माइंड उन मसलों को निकालने के लिए, उन्हें इरेज़ करने के लिए तैयार हो जाता है, बशर्ते कि हिप्नोसिस को लोग गलत ना समझें। ये बहुत अच्छा-सा टूल है, हम हमेशा हिप्नोटाइज़्ड ही रहते हैं, ठीक है ना? नहीं, हम इससे कोई हमेशा बीमार तो नहीं होता, मतलब पता चला वो किसी और स्टेट ऑफ माइंड में चला गया और फिर ना, वो ना, वापस नहीं आ रहा है। ये सब आपके गलतफ़हमी है। सर जब हिप्नोसिस होती कैसे पहले बताइए? वो ऐसे-ऐसे पेंडुलम घुमा के पिक्चर में दिखाते थे। नहीं, आई रियली वांट टू नो एंड प्रोबेबली व्यूअर्स को भी जानना होगा कि हिप्नोसिस होता कैसे है? सिंपल ये समझिए कि जैसे आप बैठे हैं, जैसे आप बैठे हुए हैं और मैं आपको कोई कमांड दूँ और आप मेरी कमांड को मान लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा यार एक ज़रा मुझे गिलास पकड़ा देना पानी का, और जैसे ही आपने पानी को पकड़ा तो यू आर फॉलोइंग माय कमांड। ओके। इस समय आप ये कोई लॉजिक नहीं लगा रहे, मैं क्यों पकड़ाऊँ? पानी का आप क्या करेंगे? तो आपने लॉजिकली कुछ नहीं आई मीन तर्क नहीं लगाया। जिस समय आपका तर्क का मन यानी कि लॉजिकल ब्रेन को मैं बाईपास कर लूँ, उसी टाइम आप किसी भी घटना को परसीव करने के लिए तैयार हो जाएँगे, बशर्ते कि वो विन-विन पर हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपना पर्स निकाल के सारे पैसे मुझे दे दो, हुँ। ये नहीं चलेगा, आप एकदम से लॉजिकली वहाँ आ जाएगा, क्यों? लेकिन अगर मैं आपसे इस समय एक सेंटेंस बोलूँ, ठीक है ना? जिसमें आप मना कर ही नहीं सकते, आप यही करते रहेंगे, ठीक है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे आपसे पैसे चाहिए कुछ, मान लीजिए मुझे आपसे 1 लाख रुपए चाहिए, एग्ज़ाम्पल ही दे रहा हूँ अब आपको। तो अगर मैं आपसे कहूँ भैया मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, देने के भी और मना करने के भी। तो यानी कि आप मना भी कर सकते हैं, मेरे पास 1 लाख नहीं है।
मैं तो तो पहली बार में तो मुझे लगता है इंसान को खुश होना चाहिए कि सामने वाले को लग रहा है इतने पैसे तो हैं कि लाख रुपए उधार दे देगा। ये भी एक पॉजिटिविटी है। ठीक है ना? तो जब हिप्नोसिस में हम ये ऑप्शन नहीं देते कि वो ना भी करे, अच्छा। ठीक है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे पहले रेपो एस्टेब्लिश करूँगा, बातें करते हुए। हम एक-दूसरे को जानते हैं, हम एक-दूसरे की इज़्ज़त भी करते हैं, हम एक साथ बैठे भी हैं, तो 3 बार आपने हाँ कर दी, क्योंकि जी, तीनों हाँ, हाँ हैं। करेक्ट। और उसके बाद मैं एक ऐसा सेंटेंस बोलूँगा, जिसमें आपका कॉन्शियस माइंड सोचेगा कि ये गलत तो नहीं है, हुँ, ठीक है ना? और अब देखो उसे ही बोलता हूँ। और कुछ बातें ऐसी होती हैं मोहित के अपनों से ही कही जाती हैं। आप ये सोच रहे हो वो मैं अपना हूँ, हुँ, और कही भी जाती हैं सुन रखा आपने, तो यहाँ पर भी आपका कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। और मैं जानता हूँ, आप जैसा इंसान मोहित मेरी फाइनेंशियल हेल्प ज़रूर करेगा। अब एकदम से कहें सर मैं कैसे कर दूँगा? मैंने ये कहाँ कहा? मैंने कहा आप जैसा इंसान, और बीच में डाल दिया मोहित मेरी फाइनेंशियल हेल्प करेगा, और मैंने उसमें पैसा नहीं डाला। और एकदम से ये आप कहेंगे सर कितने की ज़रूरत है? अभी भी मुझे इसमें स्पेसिफिक नहीं होना है। ये नहीं कहना 1 लाख रुपया, जो भी आपसे बन पड़े, वन्स अगेन अनक्लियर, यानी कि जितनी भी हिप्नोटिक कमांड होती है वो अनक्लियर है। तो आप कह देंगे सर 2 लाख से काम चल जाएगा, देख लो। सर कब तक देना है? अगर मैं कहूँ ट्यूसडे तक, तो आप अभी भी मना कर सकते हैं, सर ट्यूसडे को तो नहीं है। तो मैं कहता हूँ जितनी जल्दी हो सके। आप कहते हैं कि सर मंडे को ही कर दूँ, ठीक है। अब अगला एक आध सवाल सवाल कर सकते हैं, सर कैश दूँ कि चेक दूँ? अगर मैंने कह दिया कैश दे दो, सर कैश तो है ही नहीं, तो मना कर सकते हैं ना? मैं आपसे कहूँगा जो भी आपके लिए कन्वीनिएंट हो, तो थोड़ा चेक, थोड़ा सा कैश, हाँ जी। यानी कि आप ये समझिए कि जो हीलर्स की लैंग्वेज है और लीडर्स की लैंग्वेज है, वो सिर्फ हिप्नोसिस ही होती है, और हम सिर्फ हिप्नोटिक लैंग्वेज में ही बोलते हैं सब लोग। कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो हिप्नोटिकली नहीं बोलता है, सर पर उन्हें पता नहीं एक होता। डिस्क्लेमर दे दो कहीं लोगों ने आपको सुनकर इसी तरह से लोगों से पैसे माँगने शुरू कर देने हैं। कोई मना नहीं कर पाएगा। बहुत कन्विंसिंग था ये। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके साथ मान लेते हैं मेरे पास कोई बच्चा बैठा है, कोई लड़की बैठी, कोई लड़का बैठा है। मैं उसको सारे सवाल पूछूंगा एक साइकोलॉजिस्ट की तरह, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, तो क्यों यार क्यों पूछ रहे हो? हुँ, उस इवेंट को क्यों उखाड़ रहे हो? आजकल बच्चे इसलिए नहीं साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं कि आप उसके सारे के सारे लेखे जोखे को उखाड़ते हो। वो कैसे बताए कि उसके साथ किसी ने गलत तरीके से उसको टच किया और वो उसका फैमिली मेंबर है? वो तो और एम्बरेस्ड हो जाएगा या हो जाएगी। मैं वो एकदम से हिप्नोसिस में उस समय कहते हैं कि you are sitting here and feeling comfortable. As you are relaxing, you are going into your mind and resolving those issues and forgiving those people and events and coming out. सर इज़ इट आई डोंट नो इफ इट इज़ और नॉट रेकी हीलिंग का भी एक यही तरीका है। तो इससे कहीं रिलेटेड है एनएलपी रेकी नहीं, हीलिंग? रेकी और एनएलपी का कोई रिश्ता नहीं। रिश्ता नहीं है, लेकिन बीमारी रेकी भी डिस्टेंट उनका अपना हीलिंग। एक तरीका होता है चीज़ों को करने का। हम एनएलपी का सिंपली तरीका ये है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी इश्यू पड़े हैं उनमें 3 चीज़ें पड़ी हैं, या तो वहाँ कोई विजुअल्स पड़े हैं, या कोई साउंड पड़ी है, या कोई वहाँ एंग्जायटी फीलिंग पड़ी है। आप विजुअल्स को वहाँ से हटा सकते हो, साउंड्स को म्यूट कर सकते हो जो बेकार की हैं, और जो फीलिंग्स वहाँ से आया पड़ा आपका गुस्सा, बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन, आप उन फीलिंग्स को आप अपनी बॉडी की सेल में से निकाल सकते हो। ये तीनों काम एनएलपी कर दिए। सर एक आपको स्टूपिड लग सकता है सवाल लेकिन ये बड़ा कॉमन है आजकल। क्या नज़र लगती है? ये आप ऐसा कहीं पे केस देखा कि लोग कह रहे हैं मेरे को बहुत नज़र लग गई है और मैंने नज़र उतारी तो मैं ठीक हो गया, ठीक हो गई और किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है टोना-टोटका। आजकल तो आप शायद यूट्यूब पे बहुत देखते होंगे इस तरह के पॉडकास्ट भी होते हैं और हो सकता है ये बात सच भी हो सकता है ये झूठ भी हो। लेकिन क्या ऐसा कोई केस आपके पास आया और आपको ऐसा लगा ये इस तरह की तो कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन ये कहीं न कहीं साइकोलॉजिकली कुछ प्रॉब्लम और है? कई बार कुछ ऐसा होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जो लाइव एग्ज़ाम्पल है। एक बार फीफा का एक मैच चल रहा था अमेरिका में किसी स्टेडियम में, तो वहाँ पर कोका कोला ने अपना वो लगाया हुआ था, पेप्सी कोला ने या हुँ, कोला हुँ, ने हुँ। अपना डिस्पेंसर लगाया हुआ था। और अचानक एक आदमी जो वहाँ से लेकर आया वो अपना कोला-वोला, और अचानक उसको वॉमिट हो गई, और वॉमिट होते ही उसने कहा कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन द कोला। यू वोंट बिलीव कि जितने भी लोग थे, सबको वॉमिट होना शुरू हो गई, और वो वॉमिट तब तक चलती रही जब तक ये प्रूव कर दिया गया कि कोला में कुछ नहीं था, एंड एवरीबॉडी वाज क्योर्ड विद इन नो टाइम। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। भाई साहब नज़र लगती है,
और नज़र नहीं भी लगती। मैं बचपन से बहुत बीमार रहा करता था और मेरी नज़र सबसे ज़्यादा उतारी जाती थी और मुझे बचपन से ये बिलीव पड़ गया था कि नज़र तो लगती है। जब मेरी शादी हुई तो कई बार मैं बीमार पड़ता था, ठीक है ना? तो मेरी मदर एक ही बात कहती थी वाइफ़ को, इसकी नज़र लगा, उतार दे। अभी भी कई बार ऐसा लगता है और ये भी बता दिया गया कि जहाँ भी तेरी ते जब जो भी तेरी कोई तारीफ़ करेगा, तुझे नज़र लगेगी। ये बिलीफ मुझे आज तक भी कई बार मेरा पीछा नहीं छोड़ता और मैं हँसता रहता हूँ कि किसी ने तारीफ़ करी नहीं, राम सर आपका तो ड्रेस सेंस बहुत बढ़िया है, आपकी तो बातें बहुत बढ़िया है, आपके बाल बहुत बढ़िया हैं। अब 65 साल की उम्र में जो बाल हैं भई हैं, क्या करूँ? ठीक है ना? और जैसे ही कुछ ऐसा होता है कि थका-सा लौटता हूँ तो वाइफ़ भी कई बार कहती है, "नज़र तो नहीं लगी आपको?" तो मैं भी कहा भई इसको उतार दो, क्योंकि ये मेरे लिए प्लेसिबो हो गया। तो अगर आपके पास ये बिलीफ है, तो ये लगती है। याद रखिएगा भूत उसे ही दिखाई देते हैं जो उन पे यकीन करता है। लेकिन है सारा यकीन का सिस्टम और इतना सिस्टम है यकीन का, इसे हम प्लेसिबो इफ़ेक्ट कहते हैं। ये एक साइंटिफिक है भाई, ये साइंटिफिक है। प्लेसिबो एंड नोसिबो ये साइंटिफिक है। मेडिकल साइंस में डॉक्टर्स जानते हैं। वो बहुत सारी दवाइयाँ आपको इसलिए लिखते हैं कि ज़्यादा दवाई आपको दिखाई दे, तो आप जल्दी ठीक हो जाएँ। तो मतलब नज़र उतार लेंगे, चाहे फ़ील आ रही है तो बढ़िया हो जाएगा बस। अगर आप ये मानते हैं तो उतरवा लिया करो। मैं क्या सर, मेरे को लगता है बहुत सारे लोग मानते हैं। जितनों मैं को अभी जो आज मानते हैं उनको तो लगेगी। मैं कल जानवी कपूर का एक इंटरव्यू देख रहा था। अब इतनी बड़ी हीरोइन है, तो उसने ये बात बोली कि जब भी मेरे को नज़र लगती है या कुछ भी ऐसा होता है तो मैं बीमार पड़ जाती हूँ और नज़र उतारती हूँ, मैं ठीक हो जाती हूँ। नहीं, बिल्कुल ये मैंने आपसे कहा ना, कई बार लोग मुझसे कहते हैं सर एस्ट्रोलॉजी में ने मुझे ये बताया कि इसमें यकीन करूँ। मैंने कहा देखिए अगर आपने पूछ लिया उनसे और उन्होंने कुछ चीज़ बताई तो उसको फ़ॉलो कर लो क्योंकि ये तो बिलीफ बन चुका है। हुँ, आपको वही चीज़ दिखाई देंगी जो आपको बताई जा रही हैं। यू डू नॉट सी व्हाट यू सी व्हाट यू बिलीव। मतलब हार्म भी नहीं है इसमें कुछ। इसमें कोई हार्म नहीं अगर आप मानते हैं तो ये भी एनएलपी ही है। अच्छा। एनएलपी इज़ व्हाट वर्क्स। एनएलपी वो है जो भी काम कर जाए। कई बार मैं लोगों को कहता हूँ कि राम सर मैं तो बहुत परेशान हूँ और उस समय मुझे पता है तो ये परेशान नहीं है। इसे सिर्फ़ एक जादू की झप्पी चाहिए सचमुच में और मैं उसे गले गले लगा के कहता हूँ टाइटली लग जरा और 2-3 बार सब ठीक हो जाएगा। उसके कंध पीछे कमर पे जैसे ही कहना सब ठीक हो जाएगा। आँखें खोल ऊपर देख, स्काई इज़ द लिमिट इवन फॉर यू स्काई इज़ नॉट इवन द लिमिट फॉर यू। और वो कहता सर उस दिन का मज़ा आ गया। यानी कि उसे उस टाइम एक कोई ना कोई एक लिफ्ट चाहिए थी। याद रखिएगा जितने भी हाथ बड़े लोगों के आपके हो जाते हैं ना ऐसे या बातें जाती तू कर लेगा इस काम को, चिंता ना कर। मदर ने कुछ बोल दिया, अरे ये कुछ भी दुनिया के लेकिन मैं जानती हूँ तू कर लेगा। वो चीज़ें आज भी आपकी सपोर्ट करती हैं क्योंकि उन्होंने आपके न्यूरॉन्स के अंदर, ब्रेन सेल्स के अंदर एक ऐसा नेटवर्क बना दिया जिसे कोई नहीं तोड़ पाया। इसलिए सिग्निफिकेंट लोग अगर आप किसी के लिए हैं, तो हमेशा अच्छा बोलें, इतना बढ़िया बोलें कि वो बीमार को ठीक कर दे, ठीक है ना? अगर आप किसी आदमी को कह देना, "अरे बीमार ये बीमारी बावलों वाली बीमारी पकड़ रखी है और तू इंटेलिजेंट है यार।" वो एकदम से कहेगा, "हाँ, हाँ, मैं बावला नहीं हूँ।" तो माइंड कहेगा, "फिर इसे छोड़ दे।" हुँ, दीज़ आर द ट्रिगर्स इनको एंकर्स के टॉपिक में पढ़ाया जाता है ये चौथे दिन मेरी क्लास में, कि जो आपके ट्रिगर बने पड़े हैं। एक आदमी का चेहरा देखा ही नहीं कि आप खुश हो गए और दूसरे का याद किया नहीं कि आपको डिप्रेशन में आ गए। आपने एक एक एम देखा नहीं येलो पे रेड में या रेड पे येलो में और आपको मुँह में पानी आ गया एम देखते ही। और वही एम का शक्ल बदल दूँ तो अब कुछ भी नहीं होगा। याद रखिएगा सब ट्रिगर भरे पड़े हैं आपके अंदर। आप अपनी लाइफ़ को नहीं जी रहे, आप ट्रिगर्स को जीते हैं। आप अपनी मेमोरीज़ को जीते हैं। आप अपनी प्रोग्रामिंग को जीते हैं। आप अपने बिलीफ को जीते हैं। सर हाउ टू अट्रैक्ट मनी विद मैनिफेस्टेशन और एनएलपी विद द हेल्प? इज़ इट दोनों एक ही पॉसिबल? बात है। ये पॉसिबल है? इंटेंशन एंड इंटेंसिटी ये 2 चीज़ चाहिए। इंटेंशन तो कोई भी तैयार कर लेगा, हुँ, सभी की है। इंटेंसिटी क्या है उस पैसे को कमाने की? जिस दिन आपके पास वो इंटेंसिटी आ जाए, वो व्हाई आ जाए, वो कारण आ जाए, जो आपको बैठने ना दे, तो उस दिन आपका यूनिवर्स जैसे ही वो इंटेंसिटी यहाँ क्रिएट होगी कि मुझे पैसा इसलिए चाहिए कि मुझे अपने बच्चे को ये लाइफ़ देनी है, ठीक है ना? अगर नहीं दूँगा तो मुझे गिल्ट रहेगी, मुझे अपराध बोध रहेगा और उस अपराध बोध के दर्द को आप जानते हैं या महसूस कर सकते हैं। जीवन में 2 ही मोटिवेशन है पैसा कमाने की या जीवन को खूबसूरत बनाने के 2 ही मोटिवेशन है। नंबर 1 है, यू वांट टू अवॉइड सम पेन इन लाइफ और यू वांट टू हैव सम गेन इन लाइफ।
जीवन में 2 ही चीज़ों के ऊपर आप चलते हैं हमेशा, कोई मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत नहीं पड़ती। हुँ, या तो आप अपने गेन देख लो या अपने पेन देख लो। सबसे बढ़िया फ्रेंड है आपका पेन, कि अगर पैसा नहीं आया तो मेरे पास क्या-क्या पेन आ सकते हैं लाइफ़ में, और वो पेन कितने इमोशनल हैं। आप कहते हैं नहीं, नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं, चल जाएगा काम, तो फिर अब चल जाएगा, अब नहीं आएगा। आप चीज़ों को कल पर टालते रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास इंटेंसिटी आ गई, तो इंटेंसिटी क्या करेगी कि आपके 86 बिलियन न्यूरॉन में जैसे ही इंटेंसिटी आएगी कि यस, मेरा ये पर्पज़ पूरा होना चाहिए, मेरा ये रीज़न पूरा होना चाहिए, तो ये जो इंटेंसिटी है, ये आपके ब्रेन के अंदर एक और पार्ट होता है, उसका नाम है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS, कभी भी गूगल कर लेंगे इसको आप। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जैसे ही प्रोग्राम हो जाएगा आपकी नीड से कि ये इस आदमी की ज़रूरत है, और आपने अपने माइंड को प्रोग्राम कर लिया NLP से, उस इमेज को यहाँ डाल दिया और इतना गहरा डाल दिया कि आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इस मोमेंट को पकड़ ले कि ये आदमी को ये चाहिए। अब पता है वो क्या करेगा? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आपकी बाहर की और अंदर की सभी सेंसेस को अलाइन कर देगा। आप जा रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी आँखों से, लेकिन एकदम से आप ब्रेक मारेंगे और एकदम से कहेंगे, "अरे! वो देखो वो क्या लिखा है, ये चीज़ हमें चाहिए।" आपकी आँखों ने यही क्यों देखा है? इसका नाम ही फ़ोकस है, जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम से आता है, न कि आपके ऐसे करने से। फ़ोकस वर्ड को ही नहीं लोग जानते हैं। वो सोचते हैं कॉन्शियसली मैं ऐसे करूँगा तो मुझे अपॉर्च्युनिटी दिखाई देगी, नहीं। ये आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है कि आप 100 चीज़ों को सुन रहे होंगे और अचानक आप ही के एक स्टाफ ने बोल दिया, "सर ऐसे-ऐसे मैं" "अरे! तुमने अभी क्या बोला?" और अचानक आपको एक फीलिंग आएगी, "यार एक खन्ना साहब से बात कर लेते हैं।" सुबह 4 बजे ऐसा लगेगा यार आँख खुल रही है, कोई मैसेज है। अचानक ऐसा लगेगा कि मुझे ये कर लेना चाहिए। उस समय ये जो फीलिंग मिल रही है, इनको आप सिंक्रोनिसिटी कहते हैं। आकर्षण की दुनिया में इसे आप सिंक्रोनिसिटी कहते हैं, यानी कि यूनिवर्सल मैसेज कहते हैं। ये तब आते हैं जब आपका सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट नहीं, बल्कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग का पार्ट जो एक्टिवेट कर दिया गया है, वो काम कर रहा होगा। वो तभी होगा जब आप अपनी इंटेंसिटी के साथ जिएँ, यानी कि मुझे नहीं रोक सकता, ये करना ही है मुझे तो। जैसा कि मैं एक स्टोरी बता रहा था कि 2 बच्चियों के फादर एक ट्रैक्टर चला रहे थे, ट्रैक्टर पलट गया। 1340 किलोग्राम के ट्रैक्टर को उन 2 बच्चियों ने उठा लिया। उम्र कितनी थी? 13 साल और 16 साल। हाइना एंड हेली, अमेरिका की, ये डॉक्यूमेंटेड है। 2009 या 10 की कहानी है। मेरे पास बुक है वो। इस पॉडकास्ट के बाद मैं दिखा भी दूँगा। ये किंडल पर पड़ी है। ये तब क्यों आ गई? कहाँ से इतनी पावर आ गई उनके पास, उन बच्चियों के पास कि 1340 किलोग्राम का उन्होंने ट्रैक्टर उठाकर अपने फादर को बचा लिया। क्या उन्होंने दोबारा उठाया? नहीं। याद रखिएगा, इट इज़ द इंटेंसिटी दैट कंपेल यू टू डू द मैजिक। अगर ये मैजिक करना है तो ये आपको कोई ना कोई व्हाई ढूँढना पड़ेगा, और व्हाई नहीं है तो फिर ये डिले होता रहेगा, कल पर कर लेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन कोई बीमारी नहीं होती, ये चॉइस होती है। इसको लेकिन बड़ा ऐसा हाइप करके दिखाया जाता है कि ये तो आपकी इच्छा ही नहीं कर रही है, आप बिल्कुल लेज़ी हो चुके हैं, आप कुछ करना ही नहीं चाहते हो। तो आपके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कौन कह रहा है कि आपको प्रोक्रेस्टिनेशन है? मैं कहता हूँ कि अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन हो तो सिगरेट क्यों पी रहे हो? इन्हें इन्हें 1 हफ्ते के बाद के लिए डिले क्यों नहीं कर देते? इसके लिए इंटेंसिटी है आपके पास, उस काम के लिए इंटेंसिटी नहीं है। चॉइस उस हो गई मतलब ये। उस यस, इट इज़ योर चॉइस, हुँ। इट इज़ योर कंप्लीट चॉइस। प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ योर चॉइस। प्रोक्रेस्टिनेशन होता तो जैसे ही आपको बाथरूम जाना है तो फिर 3 हफ्ते 3 दिन के लिए डिले कर देना, क्योंकि वहाँ आपका पेन नज़र आ रहा है। जो आपको गुस्सा आ रहा है, प्रोक्रेस्टिनेट कर दो ना इसे 3 दिन के लिए। इज़ इट बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ मोटिवेशन? लैक ऑफ मोटिवेशन की बात नहीं है, आपके अंदर उस पिक्चर को, उस काम को पूरा करने के लिए इस समय पेन एसोसिएट हो गए हैं कि अगर मैं करूँगा तो ये पेन है, नहीं करूँगा तो ये गेन है। और एक दिन आपका बॉस आपसे कहता है, "ये आइदर डू इट और रिज़ाइन।" तो एकदम से आप कहते हैं, "सर मैं अभी कर लेता हूँ।" क्योंकि अब ना करने से पेन है और करने से गेन है। तो जीवन में याद रखिएगा, पेन को अवॉइड करना और गेन की तरफ जाना ही हमारा ब्रेन का सबसे पहला रूल है। तो अगर आप किसी भी चीज़ को ठीक करना चाहते हैं, मैं लोगों से कहता हूँ कि जब भी तुम ठीक होना चाहते हो तो मैं बताता हूँ। अब मैं आपको टेक्निक ही नहीं दे रहा हूँ। ये बताओ ठीक क्यों होना चाहते हो? ठीक क्यों होना चाहते हो? कोई कारण है आपके पास? बर्नी सिगल की एक किताब है लव, मेडिसिन एंड मिरेकल। उन्होंने कहा कि वो लोग, उन्होंने कैंसर के पेशेंट के ऊपर काम किया और उनका नाम दिया ईसीपी, एक्सेप्शनल कैंसर पेशेंट। ये वो लोग हैं जिन्होंने कैंसर को ठीक कर लिया बगैर कुछ करे। लेकिन उनकी खास बात क्या थी कि वो जीना चाहते थे, उनके पास कोई बड़ा रीज़न था। जिन लोगों के पास बड़ा रीज़न नहीं था और वो सिर्फ डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मान रहे थे, याद रखिएगा वो कभी ठीक नहीं हुए।
जिन लोगों ने कहा ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डॉक्टर तो सिर्फ मुझे प्लेसिबो और थोड़ा-सा साहस और थोड़े से मोटिवेशन और थोड़ी-सी गोलियाँ दे दें, एंड इमीडिएटली दे स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग। याद रखिएगा, जब आपके पास कोई भी रीज़न हो और वो रीज़न इतना गहरा हो कि इसको किए बगैर आप नहीं रह सकते, तो आपकी उम्र लंबी हो जाती है कि भैया अभी समय नहीं है मेरे पास मरने का, अभी मैं कैसे बीमार हो सकता हूँ? जब भी आपके पास कोई ना कोई लायक गोल हो, वर्दी लक्ष्य हो, तो आप हमेशा उस काम को करेंगे और जिएँगे। सपने क्यों आते हैं? इसका क्या कनेक्शन है हमारी लाइफ से? देखिए, सपनों के ऊपर मेरे पास कुछ ज़्यादा मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन जितना पढ़ा उतना यही है कि कोई ना कोई चीज़ जब आप पूरी तरह से कॉन्शियस माइंड से बाहर निकल जाते हो और आपको पता भी नहीं होता कि आप कहाँ पड़े हैं, क्या आपकी कहाँ सर पैर है, कहाँ लेकिन पे। एक अलग सी थ्योरी है सपनों के पीछे। हुँ। आप प्लीज़ इस पे भी काम करिएगा थोड़ा-सा, हो सकता है बहुत लोग आए हैं। उसमें क्या है कि सपने जो हम देखते हैं, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ अगले कुछ दिनों में घटित हो रही होती है ज़िंदगी में। एक पहले से ही पता चल जाता है सपनों के थ्रू कि ये होने वाला है। एग्ज़ैक्ट ना हो, लेकिन उससे मिलता-जुलता कुछ होगा। यस, काफ़ी कई बार आपको सपने गाइड भी करते हैं। बहुत सारे राइटर्स को जब वो राइटर्स ब्लॉक आ जाता है कि अब मैं क्या कैरेक्टर के साथ इसके के साथ क्या करूँ? जब ये फ़िक्शनल कैरेक्टर लिखे जाते हैं तो कई बार फँस जाते हैं वो, कि यार अब कैसे कहानी को आगे बढ़ाऊँ? कैरेक्टर तो ये कह रहा है, कैरेक्टर तो मैंने ये कहलवा दिया। तो कई बार उनके सपनों में कैरेक्टर ही आ जाता है कि तुम मेरा इसमें ये रोल करो, ये मेरा एंड करो, ये मेरे साथ करो। कई बार म्यूज़िशियन से सुनिए, उनको कई बार जो बेस्ट धुन आई हैं उनके दिमाग में वो सपनों में आई हैं। कई बार उनको गाइड किया गया है सपनों के द्वारा, और कई बार मैं सबकॉन्शियस से जब बात करवाता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि सबकॉन्शियस से बात कहो कि मुझे ये बीमारी क्यों दे रहे हो? मुझे कभी भी बताओ, वॉइस में, किसी इमेज में, किसी फीलिंग में या फिर मेरे सपने में आकर। एंड समटाइम्स पीपल गेट कि सर मुझे सपने से पहले एक और स्टेट आती है, लूसिड ड्रीम आते हैं, जब आपको लगता है कि आप अपने सपने को भी डायरेक्शन दे रहे हैं, उसमें उसको कर लेते हैं वो। लेकिन जो सपने हैं वो कई बार बहुत मीनिंगफुल आपको मैसेज भी देते हैं। कई बार अ, मैं एक सपने को एक आदमी के साथ स्टडी कर रहा था, तो उसने कहा कि सर जब तक मैंने आपकी एनएलपी नहीं करी, एक सपना मुझे बार-बार आता था। पर जैसे ही आपने उस मुझे एक चीज़ के बारे में समझाया तो मुझे लगा कि ये आप मुझे बता रहे हो। बता सब क्यों रहा था? वो था कि अधिकांश लोगों के साथ कई बार ऐसा होता है कि आप एक मेहनत करते हो, अपनी कंपनी को यहाँ लेके गए, एंड सडनली ऐसा कुछ हुआ कि वो ज़ीरो हो गई। फिर आप लेके गए। ऐसा लगा कि फिर किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं थी, आप ज़िम्मेदार नहीं थे, फिर वो ज़ीरो हो गए, फिर आप जे लेके जा रहे हो। इसको हम सिसिफस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कई बार आप बेस्ट करियर पे जाते हो, टॉप पर जाते कोई गलती करते हो, फिर आप करियर ढूँढते हो। बहुत सारे लोगों का पैसा ऐसे ही बर्बाद होता है। तो उसने कहा कि सर मुझे एक सपना आता था कि मैं कहीं से चल रहा हूँ और एकदम से एक सीढ़ियाँ आती हैं और मैं नीचे गिरता हूँ। फिर मैं उठता हूँ, फिर चलता हूँ, फिर ऐसा लगता है फिर सीढ़ियाँ आ रही हैं। ये मुझे बहुत डर लगता था। लेकिन जैसे ही आपने मुझे बताया कि सिसिफस कॉम्प्लेक्स आपके अंदर ऐसा तो नहीं है कि आप कोई काम शुरू करते हैं, रिश्तों को बढ़िया लिख करते हैं, फ्रेंडशिप बढ़िया करते हैं और ठक से फिर दोस्ती तोड़ते हैं, अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं, फिर नई दोस्ती करते हैं, फिर तोड़ते हैं। तो उन्होंने कहा सर आई वाज सफरिंग फ्रॉम दिस कॉम्प्लेक्स। जैसे ही आपने मेरे इस कॉम्प्लेक्स को रिजोल्व करा कि भाई आप सिसिफस कॉम्प्लेक्स में ना रहें, तो मेरा वो सपना बंद हो गया। इसका मतलब वो सपना मुझे याद दिला रहा था कि तुम बेसिकली वो जो ऊपर जाकर गिर रहे हो और दुनिया को तुम रिस्पॉन्सिबल बना रहे हो, तुम ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। इस मसले को रिज़ॉल्व करो। कई बार आपके अंदर के जो मसले पड़े हुए हैं, जिनको आप कई बार नहीं जानते, कुछ मसलों को हम नहीं जानते। सारी घटनाओं को हम जानते हो ऐसा नहीं है। आप गाड़ी चला रहे थे, आपके फ्रेंड बगल में बैठे थे और अचानक एकदम से आपने देखी डेड बॉडी जा रही है और एकदम से बात ही कर रहे हो, लेकिन एक दिमाग में आ गया यार लाइफ इज़ अनसर्टेन। हुँ। ठीक है ना? फिर आगे बढ़ गए और ये मोमेंट भी खत्म हो गया। लेकिन आपके 86 बिलियन न्यूरॉन ने इसे सुन लिया है। लाइफ इज़ अनसर्टेन। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पैटर्न डेवलप हो जाए कि आपके लिए लाइफ अनसर्टेन बनानी तुमने शुरू कर दी। कोई एडवेंचरस गेम खेलने शुरू कर दिए, कोई अननेसेसरी रिस्क लेना शुरू कर दिया, बिना मतलब अच्छे रिश्तों को तोड़ना शुरू कर दिया, ऐसी खाने की हैबिट बना ली जो नहीं थी पहले, या फिर आप अपने 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 सपने में अपनी मौत को देखने लगे। बिकॉज़ लाइफ इज़ अनसर्टेन नाउ आपके लिए। इसलिए जो भी चीज़ आप परसीव कर रहे हैं, उस पर आपको कई बार आपका कोई कंट्रोल नहीं होता और ये परसेप्शन हमारे इतने अंदर पड़े होते हैं, जो हमें बीमारी करते हैं। इसीलिए तो एनएलपी हर आदमी से मैं कहता हूँ एक बार सीख लो, शायद आप बहुत बड़ा रिसोर्स पैदा कर लोगे अपने अंदर। सर एक टर्म है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यस। ये एक बहुत प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है आज की सोसाइटी में। यस। इससे कैसे गेट रिड ऑफ हुआ जाए? इसके लिए हमेशा आप 2 चीज़ों को याद रखें।
फोमो जो हमेशा 2 लोगों को होती है। नंबर 1 जिनको सेल्फ डाउट होता है। उनको ये लगता है कि फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट में मेरे से पहले लोग ले जाएँगे उन चीज़ों को, उन अपॉर्च्युनिटीज़ को, मैं उसमें पीछे रह जाऊँगा। तो दूसरी बात है उनकी सेल्फ इमेज को स्ट्रॉन्ग करना होता है। तीसरा उनको अबंडेंस और ग्रैटिट्यूड की एक्सरसाइज कराई जाती है। अब ग्रैटिट्यूड को लोग हमारे इंडिया में बहुत सारे हीलर ने उनको जो पढ़ाया है वो एक अधूरा टर्म पढ़ाया है कि ग्रैटिट्यूड का मतलब है कि जी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। मैं कई बार कहता हूँ कि अंग्रेजी जानता है क्या यूनिवर्स, या उर्दू जानता है? शुक्रिया यूनिवर्स शुक्रिया, या फिर वो धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद ब्रह्मा। कि ये कोई हिंदी इंग्लिश जानता है क्या भगवान आपका या ये यूनिवर्स? इसकी भाषा अलग है। तो क्या उसकी भाषा क्या है? जब मैंने अपने मेंटोर्स से इसको सीखना शुरू किया कि सर ग्रेटिट्यूड की बात बहुत करते हैं, अबंडेंस की बात बहुत करते हैं, और फोमो के लिए ग्रेटिट्यूड का होना ज़रूरी है। ये मैंने आपने मुझे बताया, तो इसको मैं करूँ क्या? मान लेते हैं मेरे पास अभी नहीं है 21 आई मीन, और मैं कह रहा हूँ ईश्वर से आप मुझे पैसा दे चुके हैं, थैंक यू वेरी मच। पैसा तो मेरे पास नहीं है। ये तो वही वाली बात है कि आप रह रहे हैं 2 बीएचके में और कह रहे हैं आई एम लिविंग इन अंतेलिया, आई एम लिविंग इन अंतेलिया। आप झूठ बोल रहे हो। लेकिन ये तो मैनिफेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है आजकल। यही तो गड़बड़ हो रही है सर। फिर वही वाली बात है ये गलत है लेकिन। सर मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे, गलत सही को आप खुद समझ लो कि आपको जाना था दिल्ली से हरिद्वार और बैठा दिया आपको गुवाहाटी की ट्रेन में, और अब आप गुवाहाटी में जाके कह रहे भाई यहीं हरिद्वार बसा लेते हैं। मैं आपको ग्रेटिट्यूड का मीनिंग समझा दूं सर, सब लोगों को समझ में आ जाएगा। ग्रेटिट्यूड का मीनिंग किस तो सर आज पहली बार 99% लोग पहली बार कहेंगे कि सर ये पहले बता देते। धन्यवाद यूनिवर्स कहने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी लैंग्वेज को नहीं समझ रहा। इस धन्यवाद यहाँ पर जो ये मिरेकल सबस्टांस है आपके चारों तरफ, जिसको ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहते हैं, जिसको हम मिरेकल सबस्टांस कहते हैं मोनिज्म में, ठीक है ना, जिसकी जिसकी नकल भारतीय दर्शन से हुई है, द्वैत सिद्धांत से। उसमें ग्रेटिट्यूड का मीनिंग क्या होता है मैं बताता हूँ। मान लेते हैं आपका एक छोटा सा बच्चा है, आप उसके फादर हैं, चाचा हैं, कोई भी, और वो बच्चा कहता है पापा मुझे ये पेंसिल चाहिए, एकदम से और कह के चला गया। आपने कह दिया हाँ बेटा मैं भी शाम को जाऊंगा मार्केट लेता आऊंगा। नाउ ही इज श्योर, बिकॉज वो आपके अपने रिश्ते को जानता है दैट ही विल नॉट बी टेकन लाइटली। उसका ये रिश्ता ये पूरी हो जाएगी। वो किस मोमेंट में जी रहा, अभी आया नहीं पेंसिल, लेकिन वो एक सर्टेनिटी में जी रहा है, यस और नो। इस सर्टेनिटी को जब वो एंजॉय कर रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा, वो इस समय ग्रेटिट्यूड को जी रहा है। ग्रेटिट्यूड का मतलब है कि यूनिवर्स से जो आपने मांगा है, मांगना भी वर्ड ठीक नहीं है, सीख किया है, जिज्ञासा रखी है। आप यूनिवर्स से क्यों मांग रहे? यूनिवर्स अगर आपका फादर है तो बाप से बाप से कभी बैक किया जाता कोई चीज नहीं, सीख की जाती है। तो बिकम ए सीकर। लोगों को ये नहीं पता है कि बैगर बनना है कि सीकर बनना है। बैगर बनोगे तो कभी भी कोई फादर लाइक नहीं करेगा अपने बच्चों को वो बैगर है, वही धमकाएगा भी बैगर मत बन। लेकिन अगर आप यू आर सीकिंग समथिंग यू विल गेट इट। तो इसका मतलब यह है कि जब आप किसी चीज को सीख करें, इतना गहराई के साथ जुड़ जाएं उस यूनिवर्सल एनर्जी को मेटाफर देकर, कि जब आप जुड़ रहे हैं, इमेजिन करिए कि आप इस तरह जुड़ रहे हैं कि यूनिवर्स में कोई विंडो खुल रही है, वहाँ से हवा तेज हो चुकी है, आप नगाड़े बजने शुरू हो गए, आपके लिए वहाँ पर गोल्डन गेट खुल रहे हैं। नाउ यू आर गोइंग इन ए ब्यूटीफुल पैलेस और एम्पायर वेयर यू सी, आपने इतना गहराई तक खो जाना है। और अब आप इमेजिन करें कि आप उनके सामने अपनी जो सीकिंग है उसे रख रहे हैं कि आई नीड मनी फॉर माई फैमिली, फॉर माई फ्यूचर एंड फॉर द पीपल ऑल्सो। हमेशा अपने लिए ना मांगे। जब आप हेल्दी होंगे तो तब भी तो आप किसी के रोल मॉडल बनेंगे ना। तो याद कर लो ना, और इमेजिन करें कि उन्होंने आपकी बात को यस कर दिया है एंड द थिंग्स आर फ्लोइंग टुवर्ड्स यू। जब आप उस फ्लो को महसूस कर रहे हो अभी अपनी इमेजिनेशन में ही, और उस समय जो आपकी गदगद हो रही है भावनाएं और आपकी 86 बिलियन न्यूरॉन और 60 ट्रिलियन सेल्स, इस मोमेंट को ग्रेटिट्यूड कहते हैं। चाय पी रहे, आधा माइंड इधर जा रहा, आधा या सबकॉन्शियस मैं नहीं, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। अरे भाई कर क्या रहा है तू? इस थैंक्स का गॉड को कोई जरूरत नहीं है, वो आपके थैंक्स के बगैर भी पूरी तरह से बढ़िया है। लेकिन आप इस सर्टेनिटी को जिए। सूरज कल भी निकलेगा मेरे और आपके लिए, यस और नो? जी, बिल्कुल, कल भी हवा बहेगी, यस और नो? बिल्कुल, कल भी आप मेरे लिए और आपके लिए पानी मीठा रहेगा, यस और नो? बिल्कुल, कल भी ये जमीन मेरे और लिए अवेलेबल है, यस और नो? बिल्कुल है। याद रखिएगा, ये ग्रेटिट्यूड है। जब आप इस फीलिंग को महसूस करते हुए एक फीलिंग को, हैप्पीनेस को एंजॉय करते हैं, उस समय आप यूनिवर्स को कहते हैं थैंक यू वेरी मच। कहने की जरूरत नहीं है, वो यू अंदर फील से इट। अपने आप आ जाएगा। इसे हम ग्रेटिट्यूड कहते हैं। तो मतलब सारे लोग
गलत तरह की मुझे नहीं मैनिफेस्टेशन मालूम सर, करके मैं बैठ किसी जाए। को नहीं कहूँगा। सर मैं सारों की इसलिए बात कर रहा हूँ, मतलब बहुत सारे लोगों से मैंने सुना भी है और देखा भी बहुत जगह पर है कि ये करने से ऐसा हो जाता है। सर मैं आपको बताता हूँ, दिल की बात बता दूँ, सर हमारे देश के आई मीन लोगों को बेहद गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है एक वर्ड से जिसका नाम है विजन बोर्ड। पागल बनाया गया हमें। अच्छा। विजन बोर्ड के बारे में सुना हाँ, थोड़ा बहुत। कि जी एक कागज चिपका लो, उस पे एक हुँ, मकान की तस्वीर ले लो, एक लड़की बैठा लो कि जी ये वाइफ बनेगी, हुँ। एक इधर से कार ले लो, इधर यहाँ एक स्कूटर बाइक और इधर एक कुछ और लगा लो, उसमें तो प्लेन व्लेन से लगा लो, यही कहते हैं कि आप सुबह उठ के बस उसको रोज़ देखो, उसे सोते रोज हुए देखो। देखो, बिल्कुल। बस वो आपको जब देख रहे हो तो सब हो जाएगा। हाँ, रोज देखो। लेकिन हुँ, एक बात बताओ सर, मैं आपको माइंड की कला बता दूं, फिर आप इसे क्वालिफाई करेंगे नहीं करेंगे तो देख लीजिएगा। आज मैं शायद अपने देश के कुछ लोगों को हेल्प कर दूंगा। यह थोपा गया एक विचार था जिससे एक किताब बिकनी थी, जिसकी नकल हिंदुस्तान से हुई है और हिंदुस्तानी उसके उसी की बात करते हैं। मैंने वो किताब पढ़ी है जी, मैंने वो किताब पढ़ी है जी, मैंने वो मूवी भी देखी है जी। ठीक है ना। मैं एक आदमी कह रहा था सर मैंने वो विजन बोर्ड बना रखा है, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, एक दिन मैं उन चीज़ों को प्राप्त करूंगा। मैं कहा माता जी की सेवा करते हो? कहता हाँ सर मैं तो माता जी। मैंने कहा जिस दिन बीमार होती है विजन बोर्ड बनाना पड़ता है क्या माँ के लिए? मोटिवेशन आए सेवा करने के लिए। बच्चे भूखे हैं, बाहर निकलने के लिए विजन बोर्ड की जरूरत पड़ती है क्या? फिर यहाँ क्यों पड़ रही है? बिकॉज इनके साथ तुम एसोसिएट ही नहीं हुए। वो कैसे होगा कि सर मैं माइंड में जाके होगा? कैसे होगा मैं बता देता हूँ। पहले मैं 4-5 चीज़ें आपसे ही बात कर लेता हूँ, आप कहेंगे सर ये तो गलत हो गया। बात या तो मैं प्रैक्टिकल करूँगा, घाट-घाट का पानी पिया, बिसलेरी अलग से, बाबा के पास सारी चीज़ें हैं। लेकिन बात मैं वो करूँगा जो सच होगी, ना तो डर है और ना कोई फ़ेवर है। बिल्कुल। मैं तो गेम खेल रहा हूँ बगैर फ़ियर के, बगैर फ़ेवर के। ठीक है ना? एक बात बताइए, आपके शहर में, आपकी कॉलोनी में 2 मूवी थिएटर हैं। एक में है ब्लैक एंड व्हाइट मूवी, एक है कलर्ड। दोनों की एक ही स्टोरी है, दोनों एक ही मूवी है। एक ही कास्ट है, एक ही कॉस्ट है। लेकिन एक थिएटर में है ब्लैक एंड व्हाइट, एक है कलर्ड। लोग किसे देखेंगे? कलर्ड। कलर्ड को इसलिए देखेंगे क्योंकि आपके जो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमेशा कलरफुल चीज़ों को के साथ एसोसिएट होता है। ठीक है ना? एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो देख लो अपना और एक कलर्ड देख लो, तो कलर्ड के तरफ आपको ज़्यादा अट्रैक्शन आएगा। यस और नो? बिल्कुल। बिल्कुल ठीक बात है। तो उन्होंने कलर्ड ही लगा रखी है सारी पिक्चर विजन बोर्ड पे। चलो यहाँ पहली बात ठीक होगी। आगे सुनिएगा, एक मूवी है साइलेंट, एक है फुल ऑफ डायलॉग। कौन सी को देखोगे? फुल ऑफ डायलॉग। फुल ऑफ डायलॉग, क्योंकि साइलेंट में कोई मजा नहीं है। यहाँ पर कितने डायलॉग हैं इनके साथ आपके? 0। जीरो। आगे सुनते रहिएगा। आप कहेंगे सर वो इंटरनल कर लेंगे, फिर यहाँ क्यों बनाया? इंटरनली तो मैं कह रहा हूँ। आगे सुनिएगा, इससे भी आगे। एक मूवी है, एक थिएटर में चल रही है मूवी, और एक में है स्टिल फोटोग्राफ। एक फोटोग्राफ आता है, ये जी शक्ति का दिलीप कुमार बनेगा, ये बाप बनेगा और ये पुलिस इंस्पेक्टर होगा। अगला सीन, ये अमिताभ बच्चन है, ये इसका बेटा बनेगा और ये बिगड़ जाएगा। अगला सीन नीचे लिखा हुआ है। और दूसरे में है कंप्लीट मूवी चल रही है, एक के बाद एक सीन चल रहा है। किसके साथ लोग ज़्यादा जुड़ेंगे? सीन के साथ। मूवी के साथ ना। इसका मतलब है हमारा माइंड सिर्फ और सिर्फ मूवी के साथ जुड़ता है। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। आपके घर के सामने एक पोस्टर पड़ा है, उसमें नाग का फोटो है। कोई डर लग रहा है? गेट के बाहर एक नाग घूम रहा है, डर लगेगा। डर लगेगा। इट मीन्स स्टिल दिमाग ने तो फोटोग्राफ। उसे कोबरा भी सोच लिया बहुत बड़ा वाला। और स्टिल फोटोग्राफ हमारे लिए यूजलेस है। यूज़लेस है। समझ गए मेरी बात? स्टिल फोटोग्राफ आपके ब्रेन को और ज्यादा कंटामिनेट करता है। तो जो भी लोग ये कर रहे हैं, विज़न बोर्ड बना रहे हैं, उनके लिए ये कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है बेसिकली। मैं बता रहा हूं आगे वो कैसे काम करा, वो भी मैं बता दूंगा सर। ये भी पूछेगा कि कुछ लोगों के लिए कैसे काम करा, हुँ। ये भी सवाल पूछ लीजिएगा, इसे जरूर याद करिएगा। फिर आपका सारा का सारा इस पॉडकास्ट का सबसे जो बेस्ट जिस्ट है लोगों को मिल जाए। मैं आपको कह रहा हूँ विजन बोर्ड की कोई वैल्यू नहीं। अगर उन्होंने पूरा किया तो मैं यहाँ पर सिर्फ दो चीजें रखूंगा आपकी। तो हाउ थायराइड कैन बी क्यूर्ड? थायराइड तो डिजीज कहाँ है? सर दवाइयाँ बिक रही है उसकी। ये कई केसेस में देखा गया कि कोई बंदा रात को सोया और सुबह उसके सारे बाल उड़ गए। 20 अगर आप 6 महीनों के बाद 20 साल के लगना चाहते हो, अभी तो आप लग रहे हो, मैं उनके के लिए कह रहा हूँ जो 65 साल के, अभी मेरी उम्र 65 साल है।